Goal, nation's leading institute. Hello students, welcome you all on the behalf of Goal Institute. अब हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2022 का वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है दीपक दीप और अभी हम लोग नीट का जो ये पेपर हुआ है 17 जुलाई वाला आज का, उसका हम वीडियो सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। अभी नंबर R2 कोड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और R2 कोड का सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठाया है 52 नंबर क्वेश्चन सामने है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। y वर्सेस x का कांस्टेंट ग्राफ बनाया हुआ है और कह रहा है कि y और x जो है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के हैं। मतलब पॉइंट ये करना है हम लोगों को कि ये जो y है वो जीरो ऑर्डर के लिए है और x जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि आप बताइए मुझे कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या इसमें से सही है। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं, जीरो ऑर्डर y इज इक्वल टू रेट, x इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो आपको पता होगा कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें जीरो ऑर्डर के लिए तो रेट है और ये कंसंट्रेशन है, तो ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ये सही लग रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहा है, y इज इक्वल टू रेट और x इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब रेट टी हाफ के साथ कैसे डिपेंड करेगा, तो इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हुआ जी हमारा रॉन्ग। अब वैसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन में y इज कंसंट्रेशन, x इज टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन ही टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं जीरो ऑर्डर में, तो आपको पता होगा कि ये कंसंट्रेशन अगर इधर लिया और इधर टाइम लिया तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होगा विद नेगेटिव स्लोप, तो ये भी गड़बड़ स्टेटमेंट है। तो दूसरा भी हमारा सही नहीं लग रहा। अब तीसरा, जीरो ऑर्डर y इज कंसंट्रेशन x वर्सेस टाइम, फिर से वही रिपीट किया है, तो पक्का ये गलत है। अब फोर्थ अगर देखा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कह रहा y इज रेट, x इज कंसंट्रेशन, इज राइट स्टेटमेंट। रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उसका। और फर्स्ट ऑर्डर में हम जानते हैं कि टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हर बच्चे को पता होता है कि टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से क्या समझ में आता है, आंसर 4 बिना किसी डाउट के। हाँ, टेक्निकल क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ना था, ग्राफ को देखना था और ये रिस्पेक्टिवली वर्ड था, मतलब एक बात जीरो ऑर्डर के लिए और दूसरी बात फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें चेक करना था। तो आंसर शुड बी फोर्थ। आप आंसर फोर्थ टिक किए होंगे, एकदम सही किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। फिर से असर्शन रीजन तो गया, लेकिन असर्शन रीजन जैसा क्वेश्चन आता रहा। अभी कहा कि दो स्टेटमेंट हैं, इन दो स्टेटमेंट को देखिए और फिर आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाइए। तो स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो कह रहे हैं इन कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल का फ्लोकुलेटिंग पावर कह रहा है। तो हम जानते हैं हार्डी-सल्ज रूल से कि कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी होता है। उस आयन की वैलेंसी जो आयन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है कोगुलेशन के लिए, तो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नेगेटिव सोल के लिए पॉजिटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी कोगुलेटिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो नेचुरल है कि ये तो सही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब दूसरा अगर हम देखें, इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ 3 गिवन सोल इन द ऑर्डर। अब कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल अनायन होगा, नेगेटिव आयन होगा, और वो नेगेटिव आयन यहां क्लोराइड है, यहां सल्फेट है, यहां फॉस्फेट है, मतलब कायदे से Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव एंड PO4 नेगेटिव आर 3 आयंस। तो हमारा ऑर्डर तो ये होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट हुआ ये तो हो गया रॉन्ग। पहला हुआ जी राइट और दूसरा हुआ रॉन्ग। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है मुझे कि 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाता है इसका फोर्थ। मुझे लगता है इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 अगर देखो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से।
एंजाइम्स के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। अब एंजाइम के लिए हम जानते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन सब्सटेंस, तो ये सही है, एंजाइम्स स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, तो ये राइट स्टेटमेंट है हमारा। अब कह रहा है एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बट नेचुरल है, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होता है, यही तो उसका डेफिनेशन है। कह रहा है लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस। सही बात है, कैटलिस्ट करते क्या है जी, एंजाइम्स करते क्या है, एक नया रिएक्शन पाथ ले लेते हैं जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे ले आते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है बच्चे। तो इसका मतलब गलत क्या होने जा रहा है, फिर से फोर्थ ऑप्शन, एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, एंजाइम्स तो प्रोटीनस नेचर के होते हैं, तो इसका आंसर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला था, और आंसर हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 66 पे ध्यान दीजिए, कह रहा है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट an ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from unit cells. Solid state, imperfection in solid, defects in solid. कह रहा है कि कुछ आयनिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन कैटायंस मिसिंग है यूनिट सेल से। कैटायंस मिसिंग है मतलब कैटायन वैकेंसी की बात हो रही है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात हो रही है, कैटायन कम होगा, एग्जाम्पल याद होगा एनसीईआरटी का Ni.98O, मतलब इधर हायर वैलेंसी अगर एग्जिस्ट करता है तो कैटायन वैकेंसी होती है। तो हमें समझ में आता है कि असर्शन तो ठीक है जी, करेक्ट स्टेटमेंट है, होता है ऐसा कि कैटायन कम हो, कैटायन गायब हो अपने लैटिस साइड से, तब भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है। अब रीजन कह रहा है इन एन आयनिक सॉलिड Frankel defect arises due to dislocation of cation from its lattice site, maintaining overall electrical neutrality. Is again right statement. Frankel defect में हमने पढ़ा क्या? Frankel defect में कुछ cation, generally cation, smaller ion, dislocate होता है अपने lattice site से और पाया जाता है interstitial sites में। ऐसा होने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती थी, सेम रहती थी। शॉर्टकी और फ्रैंकल स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल होता था, कैटायन कहीं बाहर नहीं जाता था यूनिट सेल से, तो ठीक है जी। ये कह रहा है मिसिंग फ्रॉम यूनिट सेल, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों बात ठीक है, बोथ आर करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, कहां वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है असर्शन वाला स्टेटमेंट, और कहां रीजन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, किसका, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात कर रहा है। तो आंसर हम इसका क्या करेंगे कि बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर शुड बी थर्ड, बोथ ए एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज अनदर गुड क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट। और ये सॉलिड स्टेट में मुझे लगता है अगर आपने एनसीईआरटी डिफेक्ट्स पढ़ा होगा तो ये हर बच्चे को आता होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 66। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है what mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml 0.5 molar HCl solution according to the reaction। एक बैलेंस्ड रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है, तुमने ये रिएक्शन एनसीईआरटी में बार बार देखा होगा, ये एनसीईआरटी का वेल नोन रिएक्शन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक सॉल्ट एग्जाम्पल। CaCO3 जब HCl से रेट करेगा CaCl2 CO2 और वाटर देगा। अब सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, हमें दिख रहा है कि जी अगर इसका 2 मोल चाहिए तो ये 1 मोल चाहिए होगा। हम देख रहे हैं इसके मोल्स के लिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 बोले तो 25 मोल, तो समझ पा रहे हैं कि 25 मिलीमोल्स रेदर 25 मिलीमोल्स, तो हमें समझ में आता है कि अगर ये 2 मोल होता तो 1 मोल चाहिए, तो 25 मिलीमोल के लिए 12.5 मिलीमोल्स चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा जी, 12.5 इंटू 10⁻³ तो मास कितना चाहिए होगा, मास विल बी 12.5 इंटू 10⁻³ और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई 1.25 ग्राम। जैसे ये वैल्यू आ गई, अब हमें समझ में आ रहा है कि देखो आंसर हम देख सकते हैं 1.25 ग्राम है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 95% प्योर CaCO3 है, मतलब ये जो वैल्यू है ये किसी गिवन वैल्यू का 95% है, मतलब जो वैल्यू होगा जरा सा इससे ज्यादा होगा, वेरी क्लोज टू 1.25, लेकिन 1.25 से ज्यादा।
मतलब x का 95% शुड बी 1.25 ग्राम। तो समझ में आता है कि आंसर एक ही है जो इसके क्लोज है, 1.25 होने से रहा, और क्या 3.65 हो जाएगा, ये तो 50% से भी ज्यादा का केस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है जी, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो मोल कंसेप्ट का एक बेसिक क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 फिर गैसेस स्टेट से क्वेश्चन है 11th क्लास, विच इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। थोड़ा कंफ्यूजन देखो क्रिएट किया इस क्वेश्चन ने, क्योंकि राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन के लिए लगता है और डाल्टन्स लॉ गैस के लिए लगता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो हम ध्यान से देखेंगे। कह रहे पी आई इज इक्वल टू काई आई इंटू पी आई, जहां काई आई जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस इन द मिक्सचर है, मतलब ये इसका मोल फ्रैक्शन है और ये इसका पार्शियल प्रेशर है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, पहला तो सही नहीं है। तो आंसर तो पहला ही दिख गया हम लोगों को, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। P इज इक्वल टू P1 P2 P3, ये तो सही है जी, डाल्टन्स लॉ कहता है ऐसा। P इज इक्वल टू फिर P1 P2 P3, अरे NRT बाई V करके भी तो मैं वही कर रहा हूं, तो तीसरा भी सही है। और PI इज इक्वल टू काई इंटू P टोटल इंटू पार्शियल मोल फ्रैक्शन इज पार्शियल प्रेशर, यही तो डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो आंसर फोर्थ भी सही है, और हमें ढूंढना क्या है, नॉट करेक्ट। देखो इस बार के पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन है सारा। ध्यान से हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर इसका हमें क्या समझ में आता है, आंसर नंबर 1। तो मुझे लगता है इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत आसान दोनों क्वेश्चन थे, आराम से हम कर सकते थे। ट्रिकी था, पढ़ना था ध्यान से, पढ़ के इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब बहुत बेसिक सवाल है ये भी, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ना होगा। हम लोगों ने पढ़ा तो है कि dxy, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई dz स्क्वायर, ये सारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं डिजेनरेट होते हैं। 4D, 5D, 3D इनका साइज अलग अलग होगा, शेप जो होगा वो 3 का प्लेनर होता है, 2 एक्सियल होता है, 4 टेट्रालोबल होते हैं। ये सब कहानी आपको पता है कि एक जो होता है वो बाइलोबल होता है। इन पे बेस्ड ये बातें की गई हैं। तो पहला ऑप्शन है, शेप्स ऑफ dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, इज राइट स्टेटमेंट, सिमिलर टू है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर, ये गड़बड़ स्टेटमेंट लग रहा है, ये सिमिलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हम जानते हैं टेट्रालोबल होगा, एक्सियल होगा, और एक तो जेड एक्सेस पे होता है, एक सर्कुलर रिंग होता है, आपको याद होगा। तो आंसर हमें पहला ही इनकरेक्ट फिर से ढूंढना था, इनकरेक्ट। और बाकी एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। अगर हम 4D से कंपेयर करें तो सबका साइज बड़ा होगा, n ज्यादा है। ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3, शेप तो सेम होगा, साइज का फर्क पड़ता है, क्योंकि L तो दोनों में सेम है, N का फर्क है। L शेप डिफाइन कर रहा है और N साइज डिफाइन कर रहा है। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, ये भी सही है। तब तक जब तक कि इस पे कोई फील्ड अटैक नहीं करेगा तब तक स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो डिजेनरेसी मेंटेन रहनी है। तो कह रहे हैं कि इक्वल एनर्जी होगा। तो बाकी 3 ऑप्शन तो हमें सही लग रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जो गड़बड़ है, वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 75 नंबर क्वेश्चन फिर बोर्ड पे लिखा है, आप ध्यान दीजिए अगर। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉन सिक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नॉन सिक्वेशन ही सिंपल, ई नॉट सेल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, नॉन सिक्वेशन भी नहीं। एक नॉन सिक्वेशन का भी इलेक्ट्रो क्वेश्चन है, आगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। परेशान बस इतने किया है कि 2 हाफ रिएक्शन दिया है। MnO4 नेगेटिव के बारे में हमें खूब पता है कि इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है जी। लेकिन अब देखो इसका डेटा जो दिया है वो SOP का दिया है और इसका डेटा SRP का दिया है। और जब रिएक्शन होगा तो हमें यह देखना है कि MnO4 नेगेटिव लिबरेट करे O2 से, मतलब लिबरेट करे O2 को H2O से, मतलब H2O को ऑक्सीडाइज करे, और KMnO4 रिड्यूस हो, मतलब KMnO4 कैथोड और H2O एनोड पे होना चाहिए।
तो कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों को करना है। तो अगर ये SOP है तो हमें समझ में आता है कि इसका SRP पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो हम इसका सिंपली E नोट सेल पता करेंगे और E नोट सेल E कैथोड माइनस E नोट एनोड करने वाले हैं हम लोग। तो कैथोड में माइनस लिखा है, प्लस कर दिया 1.510 वोल्ट, और ये जो दिया है हमारा O2H2O 1.223 वोल्ट, वो घटा दिया इसमें से 1.223 वोल्ट। तो समझ में आता है ये वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में वैल्यू भी तुम्हें दिख रहा होगा, वैल्यू 0.287 आने वाली है। तो ये प्लस में 0.287 वोल्ट आ जाता है। तो समझ में आता है कि E नोट सेल पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा G नेगेटिव, और डेल्टा G नोट अगर नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिबरेट कर पाएगा। तो आंसर होगा यस, और E नोट सेल इज 0.287 वोल्ट। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत आसान था, हाँ ट्रिकी था, गलती होने का चांस है। और ये क्लास में बार बार आपको बताया जाता है कि जरूर देखो कि वैल्यू SRP का है कि SOP का है। हमें फॉर्मूला NCERT का E कैथोड माइनस E एनोड तो याद रहता है, लेकिन उस जगह पे रखना तो SRP है, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने प्रिकॉशन लिया होगा पक्का ये सही किया होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 75। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of copper, iron, silver, zinc are given. On the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction cannot occur. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम फिर से वही बात, E नोट सेल अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस होगा, E नोट सेल अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस नहीं होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो तुम्हें पता है कि जो ऊपर वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका नेगेटिव पोटेंशियल है वो ऑक्सीडाइज होंगे, और जो नीचे की तरफ हैं जिनका लेस नेगेटिव है या पॉजिटिव की तरफ हैं वो रिड्यूस होंगे। ऐसा प्रोसेस का E नोट सेल पॉजिटिव आता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हम देखें अगर पहला ऑप्शन कॉपर सल्फेट Ag, कॉपर और सिल्वर में अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो कॉपर 0.34 वोल्ट है और सिल्वर 0.80, मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडाइज और ये हो रहा है रिड्यूस। तो अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड, और ये हमारा क्या है, कैथोड। कैथोड माइनस एनोड करना है। तो अगर इसमें से इसको घटाएं, मतलब 0.34 में से 0.80 माइनस करें तो वैल्यू E नोट सेल की आ जाएगी नेगेटिव। E नोट सेल 0.34 माइनस 0.80 वोल्ट पक्का क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव। समझ में आता है ये प्रोसेस तो नहीं होने जा रहा। और आप मुझसे कैन नॉट अकर ही पूछ रहे हैं, नेगेटिव सवाल है, होने वाला नहीं ढूंढना हमें, जो प्रोसेस नहीं होगा वो ढूंढना है। तो समझ में आता है कि पहला तो आंसर हो रहा है जी हमारा आंसर 1 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहीं होगा। बाकी सब में देखो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, पक्का ये E नोट सेल इसका पॉजिटिव आएगा। इधर फिर कॉपर हमारा रिड्यूस हुआ है, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर नीचे होता है आयरन ऊपर होता है, ये भी सही है, पक्का पॉजिटिव आएगा, करके देखिए इसका। और फोर्थ ऑप्शन में भी FeSO4 माइनस 0.44 है आयरन का, और जिंक का माइनस 0.76 है, मतलब जिंक ऊपर है और फिर आयरन नीचे है, तो आयरन रिड्यूस होना चाहिए और जिंक ऑक्सीडाइज, ये भी ठीक है। मतलब ये सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं एक्सेप्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस तो नहीं होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 11th क्लास आयनिक इक्विलिब्रियम से है। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अगर देखो तो बहुत सिंपल है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट दोनों हैं, और एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सोडियम एसिटेट उसका सॉल्ट है। वीक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स सॉल्ट बिहेव्स लाइक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के लिए हम लोगों को पता है कि एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pK। हर बच्चे के पास होगा लॉग सॉल्ट बाई एसिड।
परेशान किया है, इसने पीके बदल दिया है, तो ठीक है, जो दिया है वो यूज करेंगे। एसिटिक एसिड का पीके स्टैंडर्ड हम लोग को याद रहता है 4.74। यहां वैल्यू क्या दी है, जो दी है वो ले लिया 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट है जी 0.1 और ये है हमारा 0.01, तो ये log 10 की वैल्यू 1, तो आंसर समझ में आता है 5.57। तो आंसर हम क्या करने जा रहे हैं, आंसर 2। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का ये गलत होगा। अगर ये गलत हुआ है तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर ही नहीं पढ़ा। और अगर आप क्लास का नोट्स देखें तो बफर में एसिडिक बफर का सबसे बेसिक एग्जांपल जो है वो एसिटिक एसिड और सोडियम सिट्रेट का है। पूरा पैकेज भरा पड़ा है, पूरा गोल का पैकेज अगर हम देखें तो उसमें इसके बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस हैं, तो ये गलत नहीं होना चाहिए किसी से भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81 बफर का। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी करते हो, केमिस्ट्री में भी करते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पीवी कर्व से कि आप बताइए इनमें से मैक्सिमम वर्क डन कब होगा। अब मैक्सिमम वर्क डन के लिए हमने पढ़ा है कि पीवी कर्व का शेडेड एरिया पता कर लीजिए, जिसमें एरिया सबसे ज्यादा हो उसमें वर्क हमारा सबसे ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां तो कोई वर्क नहीं है, जीरो है। यहां वर्क जो एक्सपेंशन का भी है, कॉम्प्रेशन का, नेटवर्क बहुत कम हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस का बस साइकिल। यहां और इन दोनों कर्व में चूंकि थर्ड का एरिया ज्यादा है तो हमें समझ में आता है कि वर्क सबसे ज्यादा किस में होगा, थर्ड में। तो आंसर इसका 3 बनता है, मतलब जितना ज्यादा एरिया कवर्ड बाय पीवी कर्व होगा, शेडेड एरिया अंडर द पीवी कर्व, वर्क उतना ज्यादा होगा। तो आंसर इसका हम लोग थर्ड करते हैं। बहुत बेसिक है, गलती होने की जगह नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन में इसको हम नहीं डाल सकते, मॉडरेट क्वेश्चन कह देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क अगर आपने पढ़ा है तो कहीं भी ये पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। क्वेश्चन नंबर 90 काइनेटिक्स का, फिर से एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 0.1 मोलर है और ये हो जाता है 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट्स। तो T इज गिवन, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन, और क्वेश्चन पूछ रहा मुझसे कि व्हाट अबाउट रेट कांस्टेंट K क्या होगा। तो ठीक है जी, वी हैव फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट बाई फाइनल कंसंट्रेशन A। वैल्यू पुट करते हैं तो T की जगह पे कह रहा है कि आप कितना पुट करिए, कितनी देर में हो रहा है, 5 मिनट में। और चूंकि आंसर पर मिनट बताना है तो कैलकुलेशन ही तो K इधर ले लिया, 2.303 बाई 5 लॉग, ऊपर अगर हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 तो ये है 0.001। समझ में आता है, ये 10 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये 100 होने जा रहा है। तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई 5 और ये लॉग 10 का पावर 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई 5 इंटू 2 लॉग 2। सॉल्व किया इस वैल्यू को तो हमें समझ में आता है, अगर हम चाहें तो 2 नीचे कर दे तो 5 2 जा 10, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। 2 ऊपर कर दिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 23 का 4 गुना 92, तो समझ में आता है वैल्यू इज 0.9212। एक आंसर ही समझ में आता है, आंसर नंबर 3। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, यूनिट कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पर मिनट में ही आ रहा है क्योंकि टाइम हमने किस में रखा है, मिनट में रखा है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, न्यूमेरिकल था तो ठीक से फिर से इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर सही से किया तो इसका आंसर भी हम सही पालेंगे, कैलकुलेशन भी टफ नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90। ये समझ में आया होगा आपको। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे फोकस करिए। 91 है, इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडेट। कह रहा है कि KMnO4 आयोडाइड को I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में ले जाता है। ये बेसिक रिएक्शन है, हम लोग स्टोइकियोमेट्री में भी करते हैं। बहुत KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हर बच्चे को बताया जाता है और तीनों मीडियम में इसका एन फैक्टर बताया जाता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। बेसिक में कंसंट्रेटेड बेसिक और डाइल्यूट बेसिक दोनों ही कराया जाता है। और अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि जब आयोडाइड आयोडेट में जा रहा होगा IO3 नेगेटिव में, उस मीनवाइल ये जो MnO4 नेगेटिव है वो MnO2 में जा रहा होगा।
तो समझ में आता है कि +7 से कहां जा रहा है, ये +4 में। तो आंसर हमें अब रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आंसर 2 इसका हो जाएगा। 91 का वेल नोन क्वेश्चन है, हर बच्चे को आता होगा। एक न्यूमेरिकल है फिर से, क्वेश्चन नंबर 92, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल। कह रहे 10 लीटर फ्लास्क गैसेस स्टेट, 10 लीटर फ्लास्क, डाल्टन्स लॉ के बाद ये दूसरा क्वेश्चन है गैसेस स्टेट से। देखो एनालिसिस भी ध्यान से करते जाना पेपर का, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है। पूरा पेपर जो है फिर से एनसीईआरटी बेस्ड है, एकदम पॉइंट वाइज अगर एनसीईआरटी पढ़ा तो सारे क्वेश्चन ईमानदारी से हम सॉल्व कर पाएंगे। को कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत पेपर इजी आ रहा है, आसान आ रहा है, हाँ ट्रिकी आ रहा है, परेशान करने के लिए कैलकुलेशन है तो कोई बात नहीं। हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, 45 करने हैं, उन क्वेश्चंस को हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन करें जो हमें कम कैलकुलेशन में रिजल्ट दे देता हो। तो ठीक है, हम तो 50 के 50 डिस्कस करेंगे। 10 लीटर फ्लास्क कंटेन 64 ग्राम O2। 64 ग्राम O2 समझते बच्चे को आ गया होगा कि 2 मोल ऑक्सीजन है जी, 10 लीटर का फ्लास्क है, ये टेम्परेचर है। PV इज इक्वल टू nRT, वेरी सिंपल क्वेश्चन। P इज इक्वल टू nRT बाई V, 2 मोल, R की वैल्यू 0.0831, T की वैल्यू 300 केल्विन और डिवाइडेड बाई हमने करना है वॉल्यूम, वो है 10 लीटर। तो 0 से 0 कट गया। ये हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो 4.9 के आसपास आ जाती है, 4.986। तो आंसर हम इसका 92 का क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि 92 हर बच्चे से सही हुआ होगा, बहुत बेसिक है। PV इज इक्वल टू nRT हर बच्चे को पता है और PV इज इक्वल टू nRT यूज करते ये हमारा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 92। 92 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। 95 फिर बोर्ड पे आपके क्वेश्चन 95 है, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे पढ़ा, बोर एटॉमिक रेडियस दिमाग में आ गया कि आप आर के बारे में फॉर्मूला जानते हैं 0.52, या क्यों ये फॉर्मूला, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। बार बार टीचर ये बोलता है आपको कि जी प्रोपोर्शनैलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, वैल्यू की जरूरत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पड़ती है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, सेकेंड बोर ऑर्बिट हीलियम, मतलब n की वैल्यू 2 कह दिया और z की वैल्यू भी 2 कह दिया। अब कह रहे 105.8 पिकोमीटर, 105.8 पिकोमीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट? तो सिंपल है जी, वी हैव रिलेशन R1 बाई R2 इज N1 बाई N2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या बच्चे, Z2 बाई Z1। R1 बाई R2, R1 कितना दे दिया हमको, R1 की वैल्यू हो गई 105.8, R2 हमें पता करना है, N1 हीलियम, 2 लिथियम के बारे में बात कर रहा है, उसके थर्ड बोर ऑर्बिट की 3 का स्क्वायर, और Z2 कितना, लिथियम का 3 और ये 2, 1 3 2 से तो ये कैंसिल हो जाना है। तो R2 हमारा आ जाएगा 105.8 इंटू 3/2, मतलब इस वैल्यू का 1.5 गुना। सॉल्व किया तो वैल्यू 158.7 पिकोमीटर आ जाती है। तो एक कैलकुलेशन मॉडरेट क्वेश्चन है और ये आराम से किया जा सकता था एग्जाम में, अगर हम रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं कि ये 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई क्या होता है बच्चे, z। तो ये क्वेश्चन भी हमें लगता है कि हर बच्चे को आता होगा, सबने किया होगा, इसमें भी गलती का स्कोप नहीं है, कैलकुलेशन एरर की भी जगह नहीं है, क्योंकि आंसर में काफी डिफरेंस है। हाँ, जो वैल्यू वो पिकोमीटर है तो आंसर भी पिकोमीटर में आएगा। तो यूनिट चेंज हमने किया नहीं, तो यूनिट के लिए क्यों, हाँ शायद जल्दी जल्दी में 158.7 देखें और टिक कर दें एंगस्ट्रॉम, यूनिट जरूर देखेंगे। पहला ही ऑप्शन था 0.7 एंगस्ट्रॉम और दूसरा पिकोमीटर, क्योंकि ये वैल्यू पिकोमीटर में है तो आंसर फिर हमारा पिकोमीटर में ही तो आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 95। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 96 है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ट्रिकी है, डेटा ऐसा है 10 का पावर माइनस में बहुत छोटा पावर है, 10 का पावर माइनस 59 में केसी की वैल्यू है, परेशान करने वाला। मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं। क्वेश्चन है 3O2 goes to 2O3 for the above reaction Kc is found to be 3.0 into 10 to power minus 59. Concentration of O2
is given at equilibrium like 0.04 molar, then what will be concentration of O3? बहुत बेसिक है, बस कैलकुलेशन करना है, लेकिन हाँ करना पड़ेगा, और शायद हम देखें तो आंसर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Kc की वैल्यू जो होती है वो O3 का पावर 2 और डिवाइड बाई O2 का पावर 3 होगा, तो समझ में आता है कि O3 का पावर 2 इज Kc मल्टीप्लाइड बाई O2 का पावर 3 होगा। Kc की वैल्यू है हमारी 3.0 इंटू 10⁻⁻59, और ये जो वैल्यू है O2 की कंसंट्रेशन वो 4 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब है, तो समझ में आता है ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 64 और 10 का पावर -59 और 10 का पावर -6, यहां से 10 का पावर -65, इसको 192 आया। 19.2 इंटू 10 का पावर -64 पर्पसली लिखा, ये O3 का पावर 2 आ रहा था, तो समझ में आ रहा है कि O3 इसका रूट 19.2 इंटू 10 का पावर -32 होगा। 19 का रूट 4 पॉइंट समथिंग होगा, समझ में आता है एक ही वैल्यू हमें, आंसर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 4.38 इंटू 10⁻32। पावर देख के भी मैंने बोला था, अब शुरू से देखो एक बार ध्यान से, क्या 10⁻21 पावर हो सकता है, क्या 10⁻⁻63 हो सकता है, क्या 10⁻31? ये तीन तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि 10 का पावर -31 होता तो थोड़ा क्लोज भी होता, लेकिन अब तो 4 में से एक ऑप्शन वैसे भी देख के बोल सकते थे कि ये जो वैल्यू होगी 10 के पावर -59 में ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा जाके इसका पावर 3, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो इसका रूट 10 के पावर -30 से तो छोटा ही होगा। तो आंसर क्या हो जाना है बच्चे, 2। मुझे लगता है विदाउट कैलकुलेशन भी इसका आंसर किया जा सकता था। देखो पेपर में स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है, कैलकुलेशन में लगने की जरूरत नहीं, एक बार चारों आंसर देखना होता है, और यही तो क्लास में सिखाया जाता है, यही तो ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जो हर क्लास में बच्चों को दिया जाता है कि आप ऐसे प्रोसीड करो, 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख के ऑप्शन से क्वेश्चन को किया करो। क्वेश्चन नंबर 97 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन है। ईएमएफ ऑफ द सेल, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था कि नर्स्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, ये वो नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। ई सेल पूछ रहा है और ई नॉट सेल इज गिवन, लेकिन गलत है ये क्वेश्चन, क्योंकि ई नॉट सेल में गलती कर दिया है इस बार एनटीए के पेपर ने, डेटा में गड़बड़ी हो गया है। ये 10.5 तो नहीं होना था, इट शुड बी 1.05 वोल्ट। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को कह रहा हूं कि ये जी रॉन्ग क्वेश्चन है, डेटा गड़बड़ है, और दूसरी बात कि अगर चलो हम इसको करेक्ट कर लें थोड़ी देर के लिए कि चलो जी गलती हुई है, 10.5 ये 1.05 था, तो अब अगर हम सॉल्व करें तो इट इज लाइक ई सेल, हम करेक्शन करके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठीक है प्रैक्टिस में रहेगा हमारे ई नॉट सेल, लेकिन ध्यान रहे ये क्वेश्चन है गड़बड़। तुम क्लेम कर सकते हो और शायद क्लेम करने की जरूरत ना पड़े, ये बोनस हो जाए, क्योंकि इसमें तो सरासर गलत है। 10.5 वोल्ट इज रॉन्ग डेटा, तो इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। ई नॉट सेल -0.059 बाई एन की वैल्यू साफ दिख रही है 2, Ni2 पॉजिटिव, 2Ag पॉजिटिव, 2Ag 2 लॉग Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.001 डिवाइड बाई 0.001 का स्क्वायर, तो समझ में आता है ये भी 10 का पावर -3 है, ये भी 10 का पावर -3 है, ये 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1.05 वोल्ट -0.059 बाई 2 लॉग 10 का पावर 3, तो समझ में आता है 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 3, सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 0.9615 वोल्ट आ जाती है। तो अगर इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैं करेक्ट कर लूं और इसको 1.05 वोल्ट मान लूं तो आंसर मैं 4th कर पाऊंगा, लेकिन बोला अगर मान लूं तो कंफ्यूज मत होना। तुमने अगर नहीं किया इस क्वेश्चन को या तुम्हारा आंसर गलत हो रहा था तो एकदम सही किया आपने, इसका कोई आंसर नहीं है क्योंकि डेटा ही एरर वाला है। 10.5 वोल्ट अगर है तो ये 10 के आसपास कोई वैल्यू नहीं है, तो पक्की बात है उस 10 में कुछ लोचा है, 10 गड़बड़ वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नॉन इक्वेशन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, वैल्यू रखनी थी, आंसर मिलना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 97 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर
98 देखो, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। कह रहे कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल with cell edge length of 3.608 into 10⁻⁸ centimeter. Density of copper is given as 8.92 gram per cubic centimeter. Question is calculate atomic mass of copper. ये क्वेश्चन पढ़ते एक खुशी आ गई होगी कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है विद डेटा। लास्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन विद डेटा था एनसीईआरटी से, वैसे ही ये क्वेश्चन विद डेटा है एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज से। अब अगर तुमने पहले से किया होगा तो तुम्हें आंसर तक आता होगा इसका। मैं एक बार इसको अगर देखूं तो बहुत बेसिक फॉर्मूला D इज इक्वल टू ZM/NA इंटू A³। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो कैलकुलेटिव है, टाइम लग सकता है। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट M, तो इट विल बी DNA A³ डिवाइडेड बाई Z। तो D की वैल्यू है जी 8.92, Na 6 इंटू 10 का पावर 23, एग्जैक्ट वैल्यू 6.022 होती है, चलो वही लिखा, इंटू 10 का पावर 23। कैलकुलेशन तो हम एकदम एक्यूरेट करेंगे तो हम आंसर एक्यूरेट तक पहुंचेंगे, 6 लेंगे तो क्लोज टू आंसर पहुंच जाएंगे। इंटू ए की वैल्यू 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब था, और डिवाइडेड बाई जेड एफसीसी बोल दिया है तो 4 एटम पर यूनिट सेल। मुझे लगता है ये हर बच्चे को आता होगा। और जब हम ये करेंगे तो सॉल्व करके जो मोलर मास आ रहा है वो 63.1 के प्रोक्स आ रहा है हमारी वैल्यू। तो हम आंसर क्या करने वाले हैं, सेकंड। तो मुझे लगता है ये भी हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है। क्लास में अगर हम ट्राई करते हैं तो टाइम होता है, पेपर में बहुत टाइम का क्रंच होता है, तो शायद ये क्वेश्चन छोड़ देने वाला क्वेश्चन है। क्लास में बताया जाता है कि अगर बहुत लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, तो आप छोड़िए, क्योंकि आपको 50 में से 45 क्वेश्चन ही करना है। तो ये क्वेश्चन हम बाद में कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है। आसान है, लेंदी कैलकुलेशन है, कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 63.1। और 69 बहुत बेसिक एक क्वेश्चन रह गया हमारा। 69 है 1 मोलल सॉल्यूशन, मोलालिटी इज गिवन एज 1, मोलालिटी इज 1, और हम जानते हैं मोलालिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल सॉल्यूट अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है तो 1 मोलल कहा जाएगा। तो हमें समझ में आता है कि अगर कोई पूछ रहा है कि 1 मोलल है और 0.5 मोल कितने में होगा, तो 1 का आधा 0.5 हुआ तो सॉल्वेंट भी आधा 500 ग्राम हो जाएगा हमारा। तो समझ में आता है 1 मोलल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें 1 मोल कितने में है जी, 1000 ग्राम में। तो 0.5 मोल सॉल्यूट कितने में होगा, तो 500 ग्राम में हो जाएगा। तो आंसर शुड बी थर्ड। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये मोलालिटी का। तुम सॉल्यूशन चैप्टर से कह लो, तुम स्टोइकोमेट्री से कह लो, जहां मोलालिटी पढ़ते हैं तो कहीं से भी कह सकते हैं इसको। तो एक्सपेक्टेड है कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा किया होगा आपने। अब एक बार आप आंसर चेक करिए और हैप्पी हो जाइए, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बहुत अच्छा किया है। थैंक यू।